नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। शहर में ई रिक्शा स्टैंड की मांग को लेकर ई रिक्शा चालकों और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 9 जुलाई को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। आरोप है कि निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल या जवाब नहीं मिला। इससे नाराज ई रिक्शा चालक अब अपने वाहनों की चाबियां प्रशासन के पास जमा कराने की तैयारी में जुट गए। शहर में ई रिक्शा स्टैंड की मांग को लेकर ई रिक्शा चालकों और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 9 जुलाई को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। आरोप है कि निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल या जवाब नहीं मिला। इससे नाराज ई रिक्शा चालक अब अपने वाहनों की चाबियां प्रशासन के पास जमा कराने की तैयारी में जुट गए हैं। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि शहर में निर्धारित स्टैंड नहीं होने के कारण उन्हें आए दिन कार्यवाही, चालान और यातायात संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सवारी बैठाने या उतारने के दौरान पुलिस और प्रशासनिक कार्यवाही का डर बना रहता है। चालक लंबे समय से शहर के प्रमुख क्षेत्रों में अधिकृत ई रिक्शा स्टैंड निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ई रिक्शा चालकों ने 9 जुलाई को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर प्रशासन को चेतावनी दी थी कि यदि 14 जुलाई तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे अपने ई रिक्शा की चाबियां प्रशासन के पास जमा करा देंगे। चालकों का कहना है कि निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी कोई वार्ता या समाधान सामने नहीं आया, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। ई रिक्शा चालकों ने संकेत दिए हैं कि यदि अंतिम समय तक भी प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होती तो वे सामूहिक रूप से अपने ई रिक्शा की चाबियां प्रशासन को सौंप देंगे। इसे लेकर चालकों ने पूरी तैयारी कर ली है। भैया 9 तारीख को हम आए थे, कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी हमारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी। तब हमने उनको कहा था कि हमारे को ई रिक्शा स्टैंड दिए जाएं और हम 8 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी। उसके अंदर हमने उनको 14 तारीख तक का समय दिया था कि अगर हमारे को कोई सूचना नहीं होती है तो ई रिक्शा वाले अपना ई रिक्शा जमा कराएंगे। और आज 14 तारीख है, अभी तक हमारे को प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं है, इसलिए सारे रिक्शा वाले यहाँ खड़े हैं। आज अपनी चाबियाँ इन्होंने जमा करा दी हैं। अभी थोड़े बहुत लोग और आ रहे हैं, फिर बस हम जाकर के कलेक्टर साहब को अपनी चाबियाँ सौंपेंगे। हम वहाँ पे ई रिक्शा कम लेके जाएंगे क्योंकि अभी बच्चों का एग्ज़ाम है और हम नहीं चाहते कि कोई अव्यवस्था फैले, ट्रैफिक जाम हो जिससे किसी का भविष्य खराब हो और कोई एग्जाम देने से वंचित रह जाए। हमने ऐसा भी देखा है, देश के अंदर कई रैलियां हुई हैं, कहीं उन्हें धरने प्रदर्शन करें जिसके कारण कई बच्चों का भविष्य खराब हुआ और एग्जाम नहीं दे पाए। इसलिए सारी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं हमारी। हम 10, 15, 20 गाड़ियाँ वहाँ लेके जाएंगे कलेक्ट्रेट पे, अपनी गाड़ियों की चाबी समेत वहाँ जमा कराएंगे। जब तक हमें आज कोई जवाब नहीं मिलेगा, जब तक वहाँ से हम उठेंगे नहीं। हमारी मुख्य मांग स्टैंड की मांग है, हमारे को स्टैंड दिए जाए। पहले भी अपनी सूचना दी थी? हाँ बिल्कुल, हमने पहले सूचना दी थी उनको। 9 तारीख को हमने सूचना दी थी और उससे पहले 8 महीने से पहले हम लड़ाई लड़ रहे हैं स्टैंड की। 8 महीने से भी ऊपर आज वक्त हो चुका है, लेकिन प्रशासन की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ना तो हम ज्ञापन देते हैं उनको, उन पेपरों को क्या पता रद्दी में डाल देते हैं ये लोग। एक आज तक कोई सिंगल जवाब नहीं आया। अगर हमारी फाइल में कोई कमी है या हमारी जो मांग है वो नाजायज़ है तो हमारे को बोले तो सर एक बार कि साहब आपकी मांग जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। जहाँ आप स्टैंड मांग रहे हो वहाँ जगह नहीं है। हमने प्रॉपर फोटो खींच करके दी है, वहाँ पे जगह है। जहाँ हम जगह मांग रहे हैं वहाँ जगह है और ई रिक्शा स्टैंड की आराम से जगह वहाँ मिल सकती है, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। देखिए साहब, मैं बताऊँ आपको, महंगाई की मार तो ऐसी है। अब ये जो ई रिक्शा वाले इतने भी यहाँ खड़े हैं, इनकी किस्तें निकालना भारी है। कईयों के गाड़ियों के बेचारों के इंश्योरेंस नहीं हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी कमाई नहीं, इंश्योरेंस कहाँ से करवाए। इंश्योरेंस के लिए भी आज ये उधार लेते हैं पैसा किसी से फाइलों पर। आपको पता है आजकल उधार फाइलों पर कैसे चलता है। गरीब आदमी ये वैसे ही मर रहा है रिक्शा वाला। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके खुद के ही रिक्शा हैं, तो इसलिए अब ये आगता चुके हैं और ये अपनी गाड़ियाँ इसलिए प्रशासन को देना चाहते हैं कि हम ये कब तक बेचारे रोज गालियाँ सुन करके, परेशान होकर के, चलती गाड़ियों के चालान होकर के इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। अल्बर्गेट थाना क्षेत्र के मदार रेलवे यार्ड के समीपवर्ती निम्बोली गांव में स्थित एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अल्बर्गेट थाना क्षेत्र के मदार रेलवे यार्ड के समीपवर्ती निम्बोली गांव में स्थित एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश मकान का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे सोने व चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ित मंजू देवी अपनी बेटी के घर मदार गई हुई थी। इस दौरान उनका मकान पूरी तरह सूना था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और बेखौफ होकर घर के अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद उन्होंने कमरे में रखी अलमारी के ताले तोड़े और उसमें रखी नकदी व कीमती सामान समेटकर मौके से फरार हो गए। चोरी का पता तब चला जब मंजू देवी वापस अपने घर पहुंची। घर का ताला टूटा हुआ और सामान बिखरा देख उनके होश उड़ गए। अलमारी की जांच करने पर नकदी व आभूषण गायब मिले।
घटना की सूचना मिलते ही अलवरगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पड़ोसी के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध गतिविधियां कैद हुई हैं। निम्बोरी गांव कहलाता है, रेलवे स्टेशन मदार यार्ड के पीछे मेरा मकान है। और मैं मेरी बेटी के घर सुना था, मैं मेरी बेटी के गई हुई थी, मेरी दोई डिलीवरी पे आई हुई थी। मेरी बेटी का डेट खत्म हो गया ब्यावर, तो वो वहाँ चली गई। मैं वहाँ रह रही थी 3-4 दिन से। और मेरा बड़ा बेटा है तो वो नाइट ड्यूटी करता है, नाइट ड्यूटी करके इधर आता है तो नहा धो के दिया बत्ती करके फिर खाना खा के दिन में सोने आ जाता है। फिर जो ये आया इधर तो गेट का ताला खोल लिया, तो यहाँ देखा तो ताला टूटा हुआ। सामने वालों को बुलाया, भाई साहब यहाँ आओ, देखो हमारी चोरी हो गई। फिर ये लोग ने अंदर ही नहीं आए और मेरे को फ़ोन करा। फिर ये मेरे को लेने आया साधन से, तो वो मेरे पास है नहीं, तो ये लेने आया। फिर मैं आई, फिर हमने अलवरगेट थाने पे रिपोर्ट कराई। फिर वहाँ हमको पूछा भाई क्या क्या गया, तो मैंने कहा मेरा रानी हार है, बाजूबंद है, गले का है, चांदी का है, अंगूठी वगैरह, हार वगैरह, और 2 मूर्ति है, 5 सिक्के हैं चांदी के, और 28,000 है। ये हमारा गया है सामान। 1 लाख के करीब होगा ही होगा। आजकल चांदी की मूर्ति भी लाते हैं तो 4-5 हजार की आती है, तो लाख के ऊपर ही। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से शहर के कई प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें स्थापित की गई हैं ताकि यातायात सुचारू रहे और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन शहर के कई स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था सवालों के घेरे में है। प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से शहर के कई प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें शुरू की गई हैं ताकि यातायात सुचारू रहे और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन शहर के कई स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जागरूक नागरिकों का कहना है कि जहां ट्रैफिक का दबाव सबसे अधिक है वहां सिग्नल लंबे समय से बंद पड़े हैं, जबकि जहां यातायात अपेक्षाकृत कम है वहां सिग्नल नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम और भीड़भाड़ वाले चौराहों में शामिल गांधी भवन चौराहा इन दिनों ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण अव्यवस्थित यातायात का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दिन भर चारों दिशाओं से बड़ी संख्या में 2 पहिया 4 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और पैदल राहगीरों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद सिग्नल बंद होने से वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार चौराहे को पार कर रहे हैं, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिग्नल बंद होने के कारण अधिकांश वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए तेज गति से चौराहा पार करते हैं। कई बार एक साथ चारों दिशाओं से वाहन आने के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। इससे न केवल आमजन को परेशानी होती है बल्कि एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। अजमेर नगर निगम के निवर्तमान पार्षद रणजीत सिंह नरुका ने कहा कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जिन स्थानों पर ट्रैफिक नियंत्रण की सबसे अधिक आवश्यकता है वहीं सिग्नल बंद पड़े हैं। पहले तो प्रशासन को धन्यवाद जो उन्होंने शहर की लाइटों की सुध ली है, ट्रैफिक लाइटों की। अब आपने देखा होगा कि जहां पर लाइटें चालू करनी है
उन जगहों पर तो इन्होंने लाइटें चालू की नहीं है। और वहाँ जहाँ पर प्रमुख जो चौराहे हैं उन पर लाइटें चालू होनी चाहिए। जिस प्रकार आपने देखा होगा गांधी भवन मुख्य मार्ग है, वहाँ पर इनको लाइटें चालू करनी चाहिए थी। और जहाँ नहीं करनी चाहिए थी, जिस प्रकार स्वामी कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे आपने देखा होगा इतना कंजेस्टेड रोड है, उसके बावजूद वहाँ पे लाइटें चालू। एक तरफ प्रशासन डिवाइडर के वहाँ पर उनको बंद किए जा रहा है, जिस प्रकार कलेक्टर के यहाँ पे आपने देखा होगा सामने डिवाइडर बना दिया। और एक तरफ ट्रैफिक लाइट मुक्त, जिस प्रकार कोटा शहर है उसी प्रकार अजमेर शहर भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ने की कगार पर है। लेकिन एक तरफ तो आप ट्रैफिक लाइटों की ओर ध्यान देकर सही जगह पर ट्रैफिक लाइटों का उपयोग हो, ये मेरी प्रशासन से मांग है। जहां पर जरूरत है वहीं पर ही ट्रैफिक लाइट का उपयोग किया जाना चाहिए। अननेसेसरी हर जगह पर ट्रैफिक लाइट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। केवल प्रमुख चौराहों पर ही ट्रैफिक लाइट का उपयोग किया जाए। बिल्कुल मेन ट्रैफिक लाइट जो गांधी भवन है उस पर भी इनको ट्रैफिक लाइट का वो होना है, क्योंकि वो चौराहा है, वहाँ पर चार तरफ चालू रहती है और चार तरफ बंद रहती है। तिराहों पर जहां तक हो उनको ट्रैफिक लाइट को मुक्त किया जाना चाहिए। अजमेर शहर सहित जिले भर के निजी विद्यालय संचालकों ने मंगलवार को राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर शहर सहित जिले भर के निजी विद्यालय संचालकों ने मंगलवार को राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग की विभिन्न नीतियों और नियमों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए 15 जुलाई को जिले के सभी निजी स्कूल बंद रखने की घोषणा की। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग द्वारा निजी विद्यालयों पर लगातार नए नए नियम और शर्तें लागू की जा रही है, जिससे विद्यालय का संचालन करना बेहद कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे प्रावधान लागू किए गए हैं जिनका पालन करना छोटे और मध्यम स्तर के विद्यालयों के लिए आर्थिक और प्रशासनिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन विभागीय नीतियों के कारण स्कूल संचालन को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही RTE शिक्षा के अधिकार के तहत विद्यार्थियों की फीस आपूर्ति का भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिससे विद्यालयों पर आर्थिक संकट घिरा गया है। निजी स्कूल संचालकों ने मांग की कि RTE का बकाया भुगतान शीघ्र जारी किया जाए, शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए अव्यवहारिक नियमों की समीक्षा की जाए तथा निजी विद्यालयों की समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। हमने आज जिलाधीश महोदय को कल बंद का आह्वान के लिए एक लेटर दिया है। शांतिपूर्ण हम बंद करेंगे, क्योंकि लंबे समय से प्राइवेट स्कूलें संपूर्ण राजस्थान में आर्थिक स्थिति से गुजर रही है। इसको लेकर इतनी पीड़ित है सरकार से। शिक्षा विभाग ने कई तरह के आदेश, ऐसे फिजुल आदेश ऐसे जारी कर रखे हैं जिनको निजी विद्यालयों को परेशान किया जा रहा है। बार बार निरीक्षण, इन्होंने न तो आज तक RT का पैसा दिया, किसी ने किसी आड़ में वर्ष पर्यंत हो चुका है, अभी तक इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। बार बार निरीक्षण, बार बार ये। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि सरकार सरकारी स्कूलों पे ध्यान दे, उन बच्चों को पढ़ाया जाए। हम तो निजी विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो सरकार बार बार निजी विद्यालयों का हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि अजमेर जिले की जितनी भी CBSE और RBSE के संचालक है, अपनी पीड़ा को, अपने समाज की पीड़ा को, अपनी सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमने कल 15 तारीख को बंद का आह्वान किया है, इसमें हमें सहयोग प्रदान करें। और मैं आशा रखता हूँ कि सभी स्कूलें हमें पूर्ण रूप से समर्थन देगी और हमें सहयोग प्रदान करेगी। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा, अजमेर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
पिज्जे का ऑर्डर रद्द करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पुष्कर में संचालित बड़ी किचन नामक रेस्टोरेंट के संचालक के साथ कथित तौर पर 7 से 8 युवकों ने होटल में घुसकर बेरहमी से मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित ने पुष्कर थाने में शिकायत दी, लेकिन कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पिज्जा का ऑर्डर रद्द कराने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पुष्कर में संचालित बड़ी किचन नामक रेस्टोरेंट के संचालक के साथ कथित तौर पर 7-8 युवकों ने होटल में घुसकर बेरहमी से मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित ने पुष्कर थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित शुभम महावर ने बताया कि एक युवक ने उसके रेस्टोरेंट से फोन कर पिज्जे का ऑर्डर दिया। ऑर्डर तैयार होने के बाद युवक ने उसे लेने से इनकार कर दिया और फोन पर ही ऑर्डर रद्द करने की बात कही। इस पर दोनों पक्षों के बीच फोन पर कहासुनी हो गई। पीड़ित का आरोप है कि फोन पर विवाद के कुछ समय बाद संबंधित युवक अपने 7-8 साथियों के साथ रेस्टोरेंट पहुंच गया। वहां आते ही सभी ने गाली गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर होटल संचालक शुभम महावर के साथ मारपीट कर दी। अचानक हुए हमले से रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने तथा मारपीट में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। दग्दी और शुभम पवार और राका गुजर और मोहित कुमावत, ये 4 लोगों का हमें पता है। बाकी उसके साथी और थे साथ में, उन सब ने मिलकर मेरे साथ में मारपीट करी है और मतलब जानलेवा हमला करा और धमकी तक दी है कि ना तूने कुछ आगे कार्रवाई करी ना तो तुझे जान से मार देंगे। कारण क्या है? कारण ये था कि हम क्लाउड किचन चलाते हैं बड़ी किचन के नाम से, तो हमने क्या उसको ऑर्डर भेजा था कोई, तो मेरे लड़के के पास ऑलरेडी 2-3 ऑर्डर थे और वो कॉल नहीं अटेंड कर रहा था। उसको कितनी बार फ़ोन करा उसने, लेकिन कॉल अटेंड नहीं किया उसने। फिर मेरे को बोला उस लड़के ने कि आप फ़ोन करो भैया, तो मैंने फ़ोन लगाया उसको, तो उसके बाद उसने मेरा भी कॉल नहीं उठाया। फिर उसने 3-4 बार में कॉल उठाया, फिर मेरे को बोला कि अब मेरे को नहीं चाहिए तेरा पिज़्ज़ा ये वो। फिर उसके बाद में हमारी कहासुनी हो गई, फिर मुझे गाली गलौज करने लग गया। फिर उसने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया मेरा नाम शुभम महावर है और पूछा कहाँ है तू, मैंने बताया उसको मैं होटल हूँ। तो फिर थोड़ी देर में वो 8 से 10 लोगों के साथ में आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर ही वहाँ पे पहुँच गए और मेरे साथ में सीधा हमला कर दिया। लड़कों को डराया उसने रिसेप्शन पे कि बता मेरे को कहाँ पे है शुभम। तो शिकायत करी आपने? जी, थाने में शिकायत करवाई हमने। थाने में गए थे, हमने वहाँ पे याचिका दायर करी, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें कहा कितने बजे की घटना है? ये 3 से 3:30 बजे के बीच की घटना है। और मेरा भाई है, उनके साथ मारपीट हुई है। हम दोनों साथ में मिलकर होटल चलाते हैं। कुछ लोग हमने ऑर्डर भेजा था एक, तो वो ऑर्डर लेने से ही मना कर रहे थे कुल मिला के। तो फिर वो गाली गलौज पे आ गए कि हम 15-20 मिनट में आपकी होटल आके तुम आपको बताते हैं। तो उसमें 6-7 जने आए वो, और आते ही हमारे को मारने लग गए। वो रूम के अंदर घुस के तो पूरी तरह मारा उन्होंने। हमने मना करा उनको कि भैया मान जाओ, मत करो मत करो। अब शब्द अलग बोले, जातिवादक अलग चीज़ें बोली उन्होंने हमारे को, और मान नहीं रहे थे भैया, और हमारे को जान से मारने की अलग धमकी दे रहे थे वो। कुल मिला के पुलिस थाने में हम कल गए रिपोर्ट लेके, लड़के भाई के लगी हुई अलग, तो ना तो ढंग से पुलिस वालों ने मेडिकल कराया हमारा और न रिपोर्ट ली। तो हम आज परेशान हो गए हैं। एसपी ऑफिस आए हैं अजमेर, और हम चाहते हैं कि मतलब प्रशासन से कि हमारे साथ कुछ मतलब जो कारण क्या रहा? कारण सर, हमारा एक से पिज़्ज़ा भेजा था हमने उनको, तो वो पिज़्ज़ा उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे। तो हमने बोला उनको कि यार भैया आप जब फ़ोन ही अटेंड नहीं कर रहा तो आपने ऑर्डर क्यों करा? तो बोला कि नहीं ना तेरी वापिस ले जा, मेरे को नहीं लेना। और जितने कहा सुनी हुई, तो जिनमें बोला कि वहीं आके तुम्हारे को समझा रहे हैं कि अब समझाने के चक्कर में 10-15 मिनट में आते ही 5-7 जने आए वो, और आते मार। शहर के रामगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। परिवार के जयपुर इलाज के लिए जाने का फायदा उठाकर बदमाशों ने मुख्य दरवाजा और अलमारी के ताले तोड़कर करीब 27 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, चांदी के सिक्के और नकदी चोरी कर फरार हो गए। शहर के रामगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। परिवार के जयपुर इलाज के लिए जाने का फायदा उठाकर बदमाशों ने मुख्य दरवाजे और अलमारी के ताले तोड़ दिए और करीब 27 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, चांदी के सिक्के और नकदी चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात पड़ोसी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित उदय सिंह राठौड़ ने रामगंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा गॉल ब्लैडर की समस्या से पीड़ित था, जिसके ऑपरेशन के लिए वे 10 जुलाई को पूरे परिवार के साथ जयपुर स्थित अस्पताल गए थे। इस दौरान मकान पूरी तरह सूना था। 13 जुलाई को सुबह पड़ोसी ने फोन पर बताया कि उनके घर के मुख्य दरवाजे के ताले टूटे हुए हैं। सूचना मिलते ही परिवार तुरंत अजमेर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। घर की जांच करने पर पता चला कि बदमाशों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ने के बाद अलमारी और लॉकर को भी निशाना बनाया। चोर वहां रखे सोने के जेवरात, चांदी के बर्तन, 35 चांदी के सिक्के तथा लॉकर में रखे 1.5 लाख रुपए नकद चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार चोरी किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 28 लाख रुपए आंकी गई है। घटना के बाद पड़ोसी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने
आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। मैं उदय सिंह राठौड़ निवासी 101A/27 HMT पावर हाउस के पास ब्यावर रोड अजमेर का रहने वाला हूँ। वैसे मेरा मूल गांव राजगढ़ है और हम 35 साल से यहाँ रह रहे हैं इसी मकान में। मेरे 2 लड़के हैं, एक राज सिंह राठौड़, एक छोटा वाला विजय राज सिंह राठौड़। राज सिंह राठौड़ दूरदर्शन जयपुर में डिप्टी डायरेक्टर है और विजय राज सिंह राठौड़ PNB में करनाल AGM है। उसका पेट में गॉल ब्लैडर में पथरी थी, उसका ऑपरेशन होना था 11 तारीख को, इसलिए हम लोग 10 तारीख को यहाँ से चले गए, उसको एडमिट करवा दिया 10 तारीख को SDMH जयपुर। उसमें 11 तारीख को ऑपरेशन हो गया सक्सेस और 12 तारीख को डिस्चार्ज हो गए। 12 तारीख को रात में 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में चोर आए, जो CCTV फुटेज में पड़ोसी में के CCTV है उसके फुटेज में आ रहे हैं, जो 1 से 2:30 बजे के बीच में उन्होंने चोरी करी और बाहर निकल गए और सामान जो इस अलमारी में रखा था 12.5-13 तोला तो सोना था और 3 किलो चांदी थी और 1.5 लाख रुपए नगद थे दराज में, वो सब निकाल के ले गए। कितने का माल है? ये करीबन 28 लाख का माल हो गया। कौन सी पुलिस आई थाने? रामगंज थाने में फिर मैंने सूचना दी और रामगंज थाना हाथ आया, CCTV फुटेज देखे और FSL टीम को बुलाया और फिंगरप्रिंट वालों को बुलाया, सारा उन्होंने तहकीकात करके रिपोर्ट ले ली मेरी। क्या लगता है हर रोज चोरी हो रही है शहर में, क्या कहना चाहिए? ये सब प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर प्रशासन सही हिसाब से काम करे और टाइम से टाइम गश्त हो पुलिस की तो ये चोरियाँ रुक सकती है। इसमें क्या है कि प्रशासन की बहुत कमजोरी है इसमें। आपका नाम क्या करते हो? मैं उदय सिंह राठौड़, मेरे माइनिंग का और फिश फार्मिंग का और एग्रीकल्चर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।